गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पूरे फोकस के साथ देखिएगा, इसे अच्छे से समझेंगे। हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर के बारे में और फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो फ्लावर को बोलते हैं हम लोग कि फ्लावर क्या है, एक नेचर की सबसे खूबसूरत चीज़ है। एनसीईआरटी से लिखता है, फ्लावर इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यूज़। किसी भी प्यार और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर की ज़रूरत होती है। जब आप लोग प्रपोज करने जाते हैं तब भी फ्लावर की ज़रूरत होती है। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो सैडनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर की ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी लिखता है कि बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल है और फ्लावर एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक साइंटिस्ट है गुथ है, उनके अकॉर्डिंग फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। क्यों मॉडिफाइड सूट है? क्योंकि इसके अंदर मिलता है कॉन्डेंस नोड्स और इंटर नोड्स। अच्छा, सूट सिस्टम जो प्लांट का ग्राउंड के अबव वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग सूट सिस्टम। और सूट में जनरली होता है रूट, स्टेम और लीफ। और स्टेम, जनरल स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या होता है, नोड्स होता है और इंटर नोड्स होता है। तो इसलिए फ्लावर को मॉडिफाइड सूट होने का रीज़न समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें कंडेंस नोड्स और इंटर नोड्स मिलता है। और जनरल फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 वर्ल होती हैं। आउटर मोस्ट वर्ल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, ये प्रोटेक्शन का यूज़ होता है इसका। सेकेंड वर्ल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोला, ये पेटल्स का ग्रुप होता है। ये ब्राइटली कलर्ड होता है कोरोला, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। और थर्ड वर्ल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम, ये स्टामिन का ग्रुप होता है। और फोर्थ और इनर मोस्ट वर्ल होता है, उसे बोलते हैं हम लोग गाइनोशियम, ये कार्पेल या पिस्टिल का ग्रुप होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद में फ्लावर को पढ़ने के बाद हम लोग फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, पार्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, स्टामेन होता है। और स्टामेन डिफ्रेंशिएटेड होता है फिलामेंट में और एंथर में। और एनसीईआरटी में लिखा था, हम लोग समझाए थे कि फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर से कनेक्टेड है। और जो एंथर है, एंथर का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एंथर कैसा है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। उसके बाद हम लोग एंथर का टीएस देखा था। तो देखिए एंथर के टीएस को, एंथर के टीएस में देखे थे कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। 1 2 3 4। और इसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ये स्टेराइल टिश्यू होता है। ये फिगर इसलिए बनाया है क्योंकि उस दिन हम लोग को डेहिसेंस ऑफ एंथर समझना बच गया था, इसलिए इसको बना रहे दोबारा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया कितने लेयर से सराउंडेड है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से सराउंडेड है। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं इपीडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर को बोलते हैं हम लोग इंडोथीशियम। थर्ड लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। और जो फोर्थ लेयर उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग टेपिटम। और टेप्टम के अंदर ये क्या है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजिनस सेल्स है ये, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये हम लोगों ने सब लेयर के फंक्शन को पढ़ा था, क्या किसका काम क्या काम है। आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, इसका काम है प्रोटेक्शन का। सेकेंड लेयर है इंडोथीसियम, इसका पॉइंट पढ़े थे हम लोग, इसमें अल्फा सेलुलोजिक फाइबर होता है जो इसको इंडोथीसियम लेयर को क्या बनाता है, हाइग्रोस्कोपिक बनाता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये वाटर को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। और मिडिल लेयर के बारे में पढ़ा था, मिडिल लेयर का काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करता है
और मिडिल लेयर के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होता है कि सबसे पहले डिजनरेट हो जाएगा कौन सा लेयर, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर को इसके लिए एक टर्म दिया था एफीमेरल होता है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होता है। और फोर्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है टेपिटम। ये न्यूट्रिटिव लेयर होता है, इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर होता है। टेपिटम के बारे में पढ़ा था, इसके सेल होते हैं डेंस न्यूक्लिएटेड और लार्ज साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके सेल क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसका फंक्शन पढ़े थे कि ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा मिडिल लेयर से और ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब इसमें पढ़े थे कि हम लोग इंडोथीशियम में क्या है कि अल्फा सेलुलोजिक फाइबर का डिपोजिशन है इसके रेडियल वॉल पे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जैसे ये जगह, ये यहाँ पे क्या होता है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर और कैलोस बैंड ये एब्सेंट होता है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं, इस जगह को स्पेशल नाम देते हैं एस्टोमियम। यही वो जगह है जहाँ से एंथर में डेहिसेंस या बर्स्टिंग स्टार्ट होता है, एस्टोमियम वाले पोर्शन से। और एस्टोमियम से क्या स्टार्ट होता है, डेहिसेंस स्टार्ट होता है। और डेहिसेंस में ये चारों लेयर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, इंडोथीशियम का। देखो डेहिसेंस कैसा होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर समझ लेते हैं थोड़ा सा। डेहिसेंस ऑफ एंथर ये कैसा होगा, जैसे ड्राई इन्वायरमेंट आएगा तो इंडोथीशियम सेल्स ये हाइग्रोस्कोपिक है, तो ये क्या करेंगे, इंडोथीशियम सेल वाटर को लूज करेंगे, इंडोथीशियम सेल लूज वाटर। इससे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा सेल का, आउटर कॉन्स्ट्रिक्शन इन आउटर वॉल ऑफ इंडोथीशियम सेल। जैसे ही ड्राई इन्वायरमेंट आएगा तो इंडोथीशियम सेल हाइग्रोस्कोपिक है, ये वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, इसके रेडियल वॉल पे तो अल्फा सेलुलोजिक फाइबर है, तो इसका कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा आउटर वॉल की तरफ से। और कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे स्टार्ट होगा तो ये शेप बनेगा कुछ ऐसा, कॉनकेव शेप बनेगा, कॉनकेव शेप फॉर्म्ड। उसके कारण क्या होगा, एक तरह का टेंशन या पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, पुलिंग फोर्स। इससे क्या होगा, एंथर का हो जाएगा डेहिसेंस यानी कि बर्स्टिंग, और पोलन क्या हो जाएंगे, रिलीज, एंथर डेहिस हो जाएगा इससे। तो ये हमको बताना था डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसमें मेन रोल किसका है, इंडोथीशियम का। एनसीईआरटी लिखती है कि जो आउटर 3 लेयर है, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन का और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करने का। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, और डेहिसेंस ऑफ एंथर में क्या करता है, ये मदद करता है। अच्छा, जैसे एंथर का डेहिसेंस होगा तो सबसे पहले जो लेयर डिजेनरेट होगा वो मिडिल लेयर, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड एफीमेरल। उसके बाद जो डिजेनरेट होने वाला लेयर है उसको बोलेंगे टेपिटम। और जो मैच्योर एंथर में देखेंगे तो उस पर 2 लेयर प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम। तो ये तो पुरानी बातें थी पिछले लेक्चर की। यहाँ तक अगर जो कोई भी अगर इसे नहीं देखा है तो पहले लेक्चर को ज़रूर देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो नाम से ही पता लग रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, तो वही डिफिनीशन है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। वही आगे चल के क्या बनाता है, पोलन ग्रेन, ये आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी का दूसरा नाम है पोलन मदर सेल, इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिएगा कैसे होता है। ये एक यंग एंथर है, क्या है ये, यंग एंथर। इसका हम लोगों ने टीएस लिया, तो टीएस में ये कुछ टीएस है इसका टीएस का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस, और इसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोडर्मल सेल। तो क्या बोल रहे हैं,
एपिडर्मिस के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपोडर्मल सेल। अच्छा, एंथर के दो एंथर लोब के बीच में आप लोग पढ़े हैं कि कनेक्टिव होता है, और कनेक्टिव क्या है? एक तरह का स्टेराइल टिश्यू है। तो इसके अंदर भी स्टेराइल टिश्यू होगा, लेकिन हम लोग उसको बनाया नहीं है, क्योंकि हम लोग को समझना है क्या है, सिर्फ हाइपोडर्मल सेल से ही आगे समझना है इसलिए। तो एपिडर्मिस के अंदर जो भी सेल उसको बोल रहे हैं हम लोग हाइपोडर्मल सेल। अब क्या होता है कि हाइपोडर्मल सेल में से कुछ सेल क्या हो जाता है? प्रोमिनेंट हो जाता है, जिनका साइज इंक्रीज कर जाता है, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। तो हाइपोडर्मल सेल के जो कुछ सेल प्रोमिनेंट हो रहे हैं, उसी स्पेशल सेल को हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। हाइपोडर्मल रीजन के जो सेल प्रोमिनेंट हो रहे हैं, उसी सेल को क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग आर्कीस्पोरियल सेल। अब देखिए, आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीज़न होगा, यही आर्कीस्पोरियल सेल यहाँ बनाया है हम लोगों ने। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीज़न होगा, कौन सा डिवीज़न? पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न का मतलब होता है, मान लीजिए ये सरफेस है, अगर इसके पैरेलल डिवीज़न हो रहा है, इसके पैरेलल सरफेस के पैरेलल डिवीज़न हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीज़न। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर डिवीज़न हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटी पेरिक्लाइनल डिवीज़न। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा किसका? आर्कीस्पोरियल सेल का। इससे दो सेल बने, ये जो है ना, ये बाहर की तरफ क्या बन रहा है? आउटर इनर की तरफ। आर्कीस्पोरियल सेल में हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे दो सेल बना, बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अच्छा, ये सेल है, इसका नंबर बना रहे हैं, डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में माइटोसिस होगा, तो बहुत सारे कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजिनस सेल बनेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू। बहुत सारे सेल के ग्रुप को क्या बोल देंगे? टिश्यू। तो स्पोरोजिनस सेल से डिवीजन से बन रहे बहुत सारे सेल, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्पोरोजिनस टिश्यू। और प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या होगा? प्राइमरी पैराइटल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होगा और एंटी पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होगा, मतलब सरफेस के पैरेलल भी डिवीज़न होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर भी डिवीज़न होगा। तो प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीज़न से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया का वाल बनेगा। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। लेकिन एपिडर्मिस तो बाहर की तरफ ही है, एपिडर्मिस आगे काम कहाँ से हो रहा है? आर्कीस्पोरियल सेल से है, तो इसलिए इसमें एपिडर्मिस मिसिंग है। इसलिए एपिडर्मिस को बोलते हैं ये आर्कीस्पोरियल ओरिजिन का नहीं है। और एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम क्या है? ये आर्कीस्पोरियल ओरिजिन में है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीज़न होगा, एंटी पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होगा, पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होगा, उससे बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियन वाल। ये आपको ज़्यादा समझने नहीं है कि पेरिक्लाइनल डिवीज़न क्या है, एंटी पेरिक्लाइनल डिवीज़न क्या है। आपको मेन बात यहाँ पे ध्यान देना है कि टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, ये सब कुछ जो मेन बात है वो बता दिया जाएगा आपको। तो प्राइमरी पैराइटल सेल में होगा पेरिक्लाइनल, एंटी पेरिक्लाइनल डिवीज़न, उससे बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया का वाल, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। अब देखिए क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारे सेल हैं जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। इसमें इसके अराउंड क्या होंगे? कैलोज का सराउंडिंग, ये कैलोज से घिर जाएगा ये सेल और थोड़ा सा लूज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको स्पेशल नाम देंगे। यही सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो डिफरेंशिएट होकर क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ये नेचर में कैसा है? डिप्लॉयड। और मदर सेल के बाद बोटनी में बोटनी के अंदर जब भी मदर सेल आता है, उसके अगला जनरेशन जब आता है तो मियोसिस ही होता है, वो अगला जनरेशन में हेप्लॉयड इंडिविजुअल आते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये लास्ट स्टेज ऑफ मेल स्पोरोफाइट। किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन प्रोमिनेंट होते हैं। एक जनरेशन होता है स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड फेज, एक होता है गैमेटोफाइट यानी कि हेप्लॉयड फेज। तो ये प्लांट के डिप्लॉयड फेज का लास्ट स्टेज को डिनोट कर रहा है, कौन सा? पीएमसी और एमएमसी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट हो गया, क्या बनाया? एमएमसी या पीएमसी। अब एमएमसी और पीएमसी में मियोसिस होगा। आपको मियोसिस के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी डिप्लॉयड बॉडी को हेप्लॉयड स्ट्रक्चर या गैमेट बनाना होता है तो डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अगर 2n है प्लाइडी लेवल तो ये 2n कन्वर्ट हो जाएगा n में, तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन।
और जब भी एक बार म्यूसिस होगा तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप बनेगा जो आपस में अटैच्ड होगा कैलोज बैंड के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको क्या बोलते हैं? इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये टेट्राड अलग अलग टाइप का होता है, जैसे अगर ऐसे कुछ 4 माइक्रोस्कोप ऐसा अरेंज है तो इसको बोलेंगे लीनियर टेट्राड। इसको आपको पढ़ना है सिर्फ 2 ही, आइसो बायलेटरल टेट्राड ये मोनोकोट में मिलता है, और टेट्राहेड्रल टेट्राड इसमें मिलता है डाइकोट में। ये टेट्राहेड्रल में ये मत समझना कि कोई किसमें कितने माइक्रोस्पोर है, 3 ही। टेट्राहेड्रल में भी 4 माइक्रोस्पोर है, एक होगा अंदर की तरफ। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। यंग एंथर है, इसका टीएस लिया, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल दिया? एपिडर्मिस। इसके अंदर जो भी सेल है उसको बोले हाइपोडर्मल सेल, और हाइपोडर्मल सेल में से कुछ सेल प्रोमिनेंट हो गए, उसको हम लोग स्पेशल नाम दिया क्या? आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल ने डिवाइड किया, कैसा डिवीजन? सरफेस के पैरेलल डिवीजन, यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन। उससे 2 सेल बना, प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डिवीजन होने के बाद बना है। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अंदर की तरफ समझ रहे हैं कि क्योंकि प्लांट का इनर मोस्ट पार्ट ये है, आउटर मोस्ट पार्ट उधर है एपिडर्मिस की तरफ, इसलिए बोल रहे हैं आउटर में क्या बना है? प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और स्पोरोजिनस सेल में माइटोसिस करके ये अपना नंबर बढ़ाएगा, तो इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। और प्राइमरी पैराइटल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होगा, एंटी पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होगा, जिससे बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया का वॉल। और इस वॉल में 3 लेयर होंगे, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, जिसमें कौन सा मिसिंग होगा? एपिडर्मिस मिसिंग होगा। और जैसे ही स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं ये कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कैलोज का इनके अराउंड सराउंडिंग होगा, तो इसको क्या बोल देंगे? एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी का दूसरा नाम है पोलन मदर सेल। इसको बोलते हैं, यहाँ तक ये लास्ट स्टेज मेल स्पोरोफाइट का इस लास्ट स्टेज को डिनोट कर रहा है, यानी कि मेल डिप्लॉयड फेज का ये लास्ट स्टेप है। अब यहाँ एमएमसी आया, तो एमएमसी में क्या होगा? म्यूसिस। म्यूसिस, जब भी एक सेल में म्यूसिस होगा उससे 4 हेप्लॉयड सेल बनेंगे। अगर एक डिप्लॉयड सेल में म्यूसिस हो रहा है तो उससे 4 डिप्लॉयड सेल बनेंगे, और ये चारों डिप्लॉयड सेल आपस में अरेंज होंगे किसके थ्रू? कैलोज बैंड के थ्रू। तो इसलिए बोले इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूसिस हुआ, क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 का ग्रुप है, अरेंज है। तो ये कुछ अलग अलग शेप, जैसे 2 बायलेटरल कट है इसमें, मतलब इसको बोलेंगे आइसो बायलेटरल टेट्राड। ये किसमें मिलता है? मोनोकोट में। और ये कुछ टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें 4 ही माइक्रोस्पोर इसको है, माइक्रोस्पोर इसमें भी 4 है, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड, इसमें मिलता है डाइकोट में। तो अब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ लिए हैं पूरा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसको पढ़ने से पहले अभी एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रहे हैं आपको, देखिएगा इसको अच्छे से। जैसे फ्लावर में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फ्लावर का? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम किसके ग्रुप को बोलते हैं? स्टामेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोइशियम। और स्टामेन में 2 पार्ट होता है, एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। फंक्शनल पार्ट क्या है? एंथर। और एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? इसमें कितने लोब हैं? 2 है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब है। और 2 लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या है? स्पोरोजिनस सेल। इसको क्या बना रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बना रहा है? एमएमसी और पीएमसी। और पीएमसी में मियोसिस हुआ तो क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और टेट्राड को ये आपस में अटैच है कैलोज बैंड के थ्रू टेट्राड। तो ये कैलोज बैंड को जो डिसोसिएट करेगा उसका एंजाइम का नाम है कैलेज। तो इसे क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर।
और 4 माइक्रोस्पोर में जब दो लेयर से घिर जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर में जब एक्साइन लेयर आ जाएगा और इंटाइन लेयर आ जाएगा तो इसे बोलेंगे पोलन ग्रेन। अच्छा, पोलन ग्रेन में उसके बाद होगा अनइक्वल माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस जिससे बनेगा वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। फिर आगे चल के जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, इससे बनेगा, ये भी माइटोसिस से डिवाइड करेगा, इससे बनेगा 2 मेल गैमेट। अब देखिएगा क्या होगा। अब जो 2 मेल गैमेट है, अभी यहाँ तक समझो इसको। अच्छा, फ्लावर का जो फ्लावर है यानी कि एंजियोस्पर्म, उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड है। ये क्या है, ये 2n है, ये 2n है, ये भी क्या है, एंड्रोशियम 2n है, ये भी क्या है 2n है, एंथर भी क्या है 2n है, स्ट्रक्चर बायोलॉग भी क्या है 2n है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी क्या है 2n है, स्पोरोजिनस सेल भी क्या है 2n है, स्पोरोजिनस टिश्यू भी क्या है 2n है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है 2n है। इसके बाद होता है मियोसिस, तो इसे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 21 के एकदम लास्ट लाइन में पूछा है कि आप फुल आईडी बता दें माइक्रोस्पोर टेट्राड का। तो जब भी मियोसिस के बाद तो अगर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो उसे क्या बनेगा, हैप्लॉयड ही बनेगा। तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, यानी कि इसका नेचर एन है, इसका भी नेचर एन, पोलन ग्रेन का भी नेचर क्या, हैप्लॉयड, वीसी का नेचर भी क्या, हैप्लॉयड, जेनेटिव सेल का भी नेचर क्या, हैप्लॉयड। आपको ध्यान रखना है माइटोसिस जो है ये 2n सेल में भी हो सकता है, मियोसिस माइटोसिस 2n सेल में भी हो सकता है और n सेल में भी हो सकता है। डिप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है और हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो सकता है। अगर एक सेल में जब माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगे, लेकिन वही एक सेल में अगर मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 2 मेल गैमेट है ये भी क्या है, हैप्लॉयड नेचर का है। इसमें से एक मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किससे, एक से, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। इसको बोलेंगे सिनगैमी, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। नाम सुने होंगे आप लोग, ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसको मिला क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। देखो कहाँ से कहाँ चले आए, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए अब फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, इसका यूनिट स्टामेन, और स्टामेन का फंक्शनल पार्ट एंथर, एंथर बाइलोब्ड, और बाइलोब्ड में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या, स्पोरोजिनस सेल, इसमें माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएंगे, डिफ्रेंशिएट्स होकर क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में अटैच है कैलोस बैंड के थ्रू। उस बैंड को डिसॉल्व कौन करेगा, कैलोस बैंड को कैलेज एंजाइम करेगा। तो उससे 4 माइक्रोस्पोर आपस में सेपरेट हो जाएंगे। और माइक्रोस्पोर में जब एक्साइन इंटाइन लेयर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन में जब अनइक्वल डिवीजन होगा तो बनेगा 2 सेल इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल आगे जाकर जब स्टिग्मा पर जाएगा तो ये डिवाइड कर जाएगा। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं यहाँ तक कि 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होता है। अगर जेनेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना दिया, 2 मेल गैमेट और एक जेनेटिव सेल इधर वेजिटेटिव सेल, यानी कि 3 सेल स्टेज में ये 3 सेल स्टेज में पोलन शेड होगा। ये 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में शेड होता है और 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में कितने सेल स्टेज में पोलन शेड होता है, 2 सेल स्टेज में। ये आपको पढ़ाएंगे आगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट में, ये सब आपको पढ़ाएंगे। अभी तो इसको बताने वाले हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और जो 2 मेल गैमेट है उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसको, एक के साथ, उसको बोलेंगे सिनगैमी।
और अगला मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और सीड गैमेट ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। ये थोड़ा आपको फील लेने के लिए था बस, कि महसूस करो कि कुछ ऐसा कुछ हो रहा है पूरा। जैसे ये है एमएमसी, तो इस तरह का एक एमएमसी नहीं होगा, हज़ारों एमएमसी होगा, क्योंकि हज़ारों स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सेल हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। इतना सब कुछ आप लोग नोट कर सकते हैं इसमें से। तो पोलन ग्रेन के स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन के स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी। और पोलन ग्रेन का जो शेप होता है जनरली क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और पोलन ग्रेन का जो साइज होता है पोलन ग्रेन का, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। और पोलन ग्रेन को बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट के फर्स्ट स्टेज को। गैमेटोफाइट यानी कि हेप्लॉइड फेज। तो पोलन ग्रेन का भी नेचर हेप्लॉइड ही होता है, लेकिन ये कैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग जब कल के लेक्चर में आएंगे तो शुरुआत में पढ़ेंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, तो वहाँ समझाएंगे इसको। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो अंदर क्या है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इनर कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, इनर लेयर, इंटाइन। जो पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है उसे बोलते हैं हम लोग इंटाइन। ये होता है थिन, होता है स्मूथ, होता है कंटिन्यूअस है। और ये किसका बना है, इंटाइन बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का। इसको एक तरह से ऐसे भी बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। इंटाइन बना होता है पेक्टिन सेलुलोज का, और ये थिन होता है, स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है। और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइन। ये थिक है, हार्ड है, डिसकंटिन्यूअस है, और इस पे एक्साइन पे होता है ऑर्नामेंटेड होता है। ये एक तरह का डिज़ाइन होता है इसके ऊपर, एक्साइन के ऊपर। और एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन को हम लोग बोलते हैं ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे प्लांट बायोलॉजिकल किंगडम का। स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये एक्साइन। तो जो ये है एक्साइन पोलन ग्रेन को डिग्रेड होने से बचाता है। एक्साइन की वजह, स्पोरोपोलिनिन की वजह से पोलन ग्रेन जो होता है डिग्रेड नहीं हो पाता। कोई भी इंजाइम माइक्रोबियल एक्टिविटी से पोलन ग्रेन डिग्रेड नहीं हो पाता, क्योंकि इसके आउटर लेयर में क्या मिलता है, स्पोरोपोलिनिन। और पोलन ग्रेन का फॉसिलाइजेशन भी इसीलिए होता है क्योंकि इसके आउटर लेयर में मिलता है स्पोरोपोलिनिन। अब देखेंगे थोड़ा सा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पोलन ग्रेन जब जाएगा स्टिग्मा पे तो इससे पोलन ट्यूब कैसे आएगा, जब इतना हार्ड स्ट्रक्चर अगर इसके आउटर कवरिंग में है स्पोरोपोलिनिन, जो इसको डिग्रेड भी नहीं कर पा रहा, कोई इंजाइम नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई पीएच। तो देखिए इसके अंदर नेचर जुगाड़ लगा रखा है। जैसे ये है स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग, रेड पेन कहाँ गया, ये स्पोरोपोलिनिन की आपकी कवरिंग हो गई, स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। इस जगह को बोलते हैं हम लोग, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, इस जगह को बोलते हैं जर्म पोर एब्सेंट। इस जगह को बोलते हैं हम लोग जर्म पोर। जर्म पोर का काम ही क्या है, इसका फंक्शन होता है इमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब पोलन ट्यूब कहाँ से इमर्ज करेगा, जर्म पोर के थ्रू। तो नेचर ने इसका भी जुगाड़ लगा रखा है कि इतना हार्ड स्ट्रक्चर है तो इसको कहीं कहीं एब्सेंट कर दिया है। जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर जनरली डाइकोट में 3 होता है, 3 जर्म पोर डाइकोट में पाए जाते हैं, और 1 जर्म पोर पाया जाता है मोनोकोट के अंदर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और बेसिक गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या होता है उसको पढ़ेंगे। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, जितना स्पेशल पॉइंट बचा हुआ है, स्पेशल पॉइंट जैसे पोलन वाइबिलिटी, पोलन बैंक, पोलन एलर्जी, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़े करते रहें। गुड बाय।